गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। ठीक है, आज आपका जो डेमो लेक्चर है थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा क्या करीब 3-3.5 घंटे लेट हो गया, क्योंकि आज मीटिंग थी, मेरी मीटिंग में गया हुआ था मैं, तो अभी आया हूँ 6 बजे। अच्छा, कल आपको पेपर सॉल्व करवाया था जिसमें से 15-16 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। उन क्वेश्चनों के अलावा अगर किसी और क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर देगा, ठीक, मैं उसको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, तो आज बात करेंगे अपन फर्स्ट वर्ड जो आपके हाइजीन है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 77, 77 पेज नंबर का है, धारणीय और अधारणीय वेद। ठीक है, क्या होते हैं धारणीय और अधारणीय। ठीक, अधारणीय का मतलब होता है जिन्हें धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, अधारणीय का मतलब क्या होता है, जिन्हें शरीर में धारण नहीं करना चाहिए, ऐसे पदार्थ या ऐसे बाय प्रोडक्ट यानी ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थों को धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दूसरे होते हैं धारणीय वेग। ठीक है, एक तो होता है अधारणीय और दूसरा होता है धारणीय वेग। एक होता है अधारणीय, दूसरा धारणीय। ठीक है, धारणीय वो होते हैं जिनको शरीर में धारण करना चाहिए। ठीक है, वो ज्यादातर मानसिक ही होते हैं। ठीक है, वो वेग मानसिक होते हैं जिनको धारण करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो बात करते हैं अधारणीय वेग के बारे में। लिखा हुआ है, व्यक्ति द्वारा साथ में एवं हितकर आहार सेवन करने से उसका सम्यक प्रकार से पाचन होकर रस आदि धातु एवं पुरुष आदि मलों का निर्माण होता है। ठीक है, रस आदि धातुएं शरीर को क्या करती है, पोषण करती है, उनसे हमारे शरीर को क्या मिलता है, पोषण मिलता है। जबकि मलों का निष्कासन या उत्सर्जन, ठीक है, मलों का शरीर से बाहर निकलना या उत्सर्जन करना शरीर के विभिन्न मार्गों द्वारा होता है, जिससे शरीर का व्यापार यानी जो शरीर का सिस्टम है वो चलता रहता है। यदि इन मलों को शरीर में रोक दिया जाए तो इनसे क्या उत्पन्न हो जाती है, अलग अलग प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती है, यानी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए इनका धारण करना शरीर के लिए हानिकारक होता है, अतः इन्हें अधारणीय वेग कहते हैं। ठीक है, अधारणीय वेग कुल 13 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अच्छा, शुरुआत में क्या लिखा हुआ है इसमें, व्यक्ति द्वारा साथ में एवं हितकर आहार। ठीक, साथ में यानी जो हमारे मन के लिए अच्छा हो। ठीक है, साथ में यानी जो हमारे मन के लिए अच्छा हो और हितकर हो, ऐसा आहार, ऐसे आहार को सेवन करने से, जैसे ये हमने आहार लिया, ठीक है, ये हमने आहार का क्या किया, सेवन किया। ठीक है, आहार का सेवन करने के बाद में हमारे ये आहार है, ठीक है, इस आहार का हमने सेवन किया। ठीक है, क्या किया, इसका सेवन किया और पाचन तंत्र के द्वारा, ठीक है, पाचन तंत्र यानी हमारा आमाशय, हमारी छोटी आंत और हमारी बड़ी आंत, उनके द्वारा इसका क्या हुआ, पाचन हुआ। क्या हुआ, इसका पाचन हुआ। और पाचन होने के बाद में इसका क्या होगा, अवशोषण होता है। ठीक है, क्या होता है, इसका अवशोषण होता है। ठीक है, पाचन के द्वारा आहार का सेवन करने के बाद में, आहार का सेवन करने के बाद में पाचन तंत्र में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। ठीक है, और उस पाचन से क्या बनते हैं, पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्या प्राप्त होते हैं, हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है, हमारे आहार में, हमारा जो आहार होता है उस आहार में क्या क्या होता है, ठीक है, आपने पढ़ रखा है, आहार में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, प्रोटीन होता है। ठीक है, और क्या होती है? वसा होती है। क्या होती है? वसा होती है। किसी को दिखने में दिक्कत आ रही है क्या? चलो मैं इनको ब्लैक से ही लिख देता हूं। क्या होता है भोजन में? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, प्रोटीन, वसा, ठीक है, विटामिन, क्या होते हैं? विटामिन होते हैं, खनिज तत्व होते हैं। खनिज तत्व यानी सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, जिंक हो गया, फास्फेट हो गया। ठीक है, ऐसे खनिज तत्व होते हैं। और लास्ट में क्या होता है? जल भी होता है। क्या होता है? जल भी होता है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं, मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आप लोगों को, तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना। हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ठीक है, खनिज तत्व और जल उपस्थित होते हैं। ठीक है, इनमें से जो नीचे के 3 दे रखे हैं, ठीक है, इनमें से जो नीचे के जो 3 दे रखे हैं, इन 3 का तो जो अवशोषण जो होता है, ठीक है, इसी फॉर्म में यानी इसी रूप में इनका अवशोषण हो जाता है। इसमें पाचन तंत्र की कोई भूमिका नहीं होती है, मतलब इनका पाचन नहीं होता है। ठीक है, अब पाचन क्यों नहीं होता है? पाचन इसलिए नहीं होता है क्योंकि भोजन में ये जिस रूप में उपस्थित होते हैं, ठीक है, भोजन में ये जिस रूप में उपस्थित होते हैं, उसी रूप में ये क्या हो जाते हैं? अवशोषित हो जाते हैं। क्यों? सवाल आता है क्यों इसी रूप में क्यों अवशोषित हो जाते हैं? क्योंकि हमारे आंत्र में जो अवशोषण की जो क्रिया होती है, हमारी जो छोटी आंत्र, हमारी जो बड़ी आंत्र होती है, ठीक है, उसमें जो अवशोषण की जो क्रिया होती है, यानी पोषक तत्वों के अवशोषण की जो क्रिया होती है, वो अवशोषण छोटे छोटे कणों का यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, पोषक तत्वों का जो अवशोषण है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का किया जाता है, और ये पहले से ही हमारे भोजन में छोटे छोटे कणों में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, कौन से कणों में उपस्थित रहते हैं? ये छोटे कणों में, इसका मतलब है उपस्थित रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है उपस्थित। ठीक है, तो विटामिन, खनिज तत्व और जल जो होते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे कणों में उपस्थित होते हैं। तो ये जैसा हमारे भोजन में यानी जैसा हमारी थाली में विटामिन है, जैसा हमारी थाली में खनिज तत्व है, जैसा हमारी थाली में जल है, ठीक है, तो ऐसा ही इसी फॉर्म में यानी इसी रूप में ये क्या हो जाता है? अवशोषित हो जाता है। लेकिन बात आती है ऊपर के 3 की। ये ऊपर के जो 3 होते हैं ना, 3 त्रिदेव, ठीक है, इनकी वजह से सारी राम कहानी जो शुरू हुई है वो इन्हीं की वजह से हुई है। क्योंकि भोजन में ये तीनों इसी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसी रूप में उपस्थित होते हैं, यानी बड़े कणों में उपस्थित होते हैं ये तीनों। ठीक है, कौन से कणों में उपस्थित होते हैं? ये होते हैं बड़े कण। ठीक है, अब जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप घर बना रहे हो, ठीक है, पत्थर का एक घर बना रहे हो, ठीक है, तो पत्थर कहां से आता है साहब? पत्थर आएगा पहाड़ों से। ठीक है, तो पहाड़ों में बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि बड़े बड़े पहाड़ में से बड़े बड़े पत्थर है उनको वहां से लाए और उनसे ही बड़े बड़े पत्थरों से मकान बना दिया, ऐसा तो संभव नहीं है। ठीक है, तो
एक दीवार बनाने के लिए, एक मकान बनाने के लिए उन पत्थरों को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये कोई बड़ा पत्थर है, ठीक है, तो इसे इस बड़े पत्थर से ही थोड़ी मकान बन जाएगा। ठीक है, इस पत्थर को छोटे छोटे कणों में तोड़ना पड़ेगा, अलग अलग साइज में तोड़ना पड़ेगा, तभी तो जाकर एक दीवार बनेगी, एक घर बनेगा। उसी प्रकार से हमारे भोजन में ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो होती है, ये क्या होते हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज और है, ये है बड़ा कण, यानी ये है बड़ा पत्थर। ठीक है, पहाड़ में ये बड़ा पत्थर है, यानी पूरा पहाड़ ही मान लो। ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है, पीसा जाता है, यानी इसको क्या किया जाता है, पीसा जाता है या तोड़ा जाता है। ठीक है, छोटे छोटे पत्थरों में इसको तोड़ा जाता है। ठीक है, तो इससे छोटे छोटे पत्थर बन गए, और छोटे छोटे पत्थरों से फिर क्या बन जाता है, हम हमारा घर बना सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो होते हैं, उनके बड़े कण उपस्थित होते हैं, तो इनका सीधे हम अवशोषण नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं है कि भाई ये हमने भोजन में लिया और भोजन में से ये डायरेक्ट अवशोषित हो गए। ठीक है, तो इसलिए इसलिए हमारे शरीर में पाचन तंत्र पाया जाता है। ये पाचन तंत्र क्या करता है, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट यानी वसा के बड़े बड़े कणों को किसमें परिवर्तित कर देता है, छोटे कणों में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो आहार के द्वारा ये जो बड़े कण हैं, इन बड़े कणों का किसमें परिवर्तन हो जाएगा, छोटे कणों में परिवर्तन हो जाएगा। और इतने छोटे कण, यानी इतने छोटे कण जिनका क्या हो सके, अवशोषण हो सके। ठीक है, इसलिए हमारा पाचन तंत्र पाया जाता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन में उपस्थित बड़े कणों को, ठीक है, भोजन में उपस्थित बड़े कणों का पाचन करना। पाचन मतलब छोटे छोटे कणों में परिवर्तित करना या छोटे छोटे कणों में तोड़ना, ताकि पोषक तत्वों का अवशोषण हो सके। ठीक है, शरीर में दो तरह की क्रियाएं होती है। शरीर में दो तरह की क्रियाएं होती हैं। उस एक क्रिया का नाम है अपचय, ठीक है, एक क्रिया का नाम है अपचय और एक क्रिया का नाम है उपचय। एक क्रिया का नाम है अपचय और एक क्रिया का नाम है उपचय। ठीक है, अपचय का इंग्लिश फॉर्म होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैटाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ये लिख देता हूं। एक क्रिया होती है अपचय और दूसरी क्रिया होती है उपचय। ठीक है, अपचय का मतलब होता है, ये होती है अपचय क्रिया, ये होती है उपचय क्रिया। ठीक है, जो अपचय होती है इसको इंग्लिश में कहते हैं कैटाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शन। RXN का मतलब होता है रिएक्शन। ठीक है, और उपचय का मतलब होता है एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, RXN का मतलब है रिएक्शन यानी क्रिया। ठीक है, तो उपचय का मतलब हो गया कैटाबॉलिक। अब कैटा मतलब तोड़ रहे हैं इसमें। ठीक है, क्या कर रहे हैं इसमें, तोड़ रहे हैं इसमें। ठीक है, यानी जो भोजन का जो बड़ा कण है, ठीक है, जो भोजन का जो बड़ा कण है, ठीक है, ये एक भोजन का बड़ा कण है। ठीक है, इस कण को अपचय क्रिया के द्वारा यानी कैटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा किसमें तोड़ा जाता है, छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनके जो बड़े कण हैं उनको पाचन के द्वारा छोटे छोटे पोषक तत्वों में तोड़ दिया है, यानी ये अपचय की क्रिया हो रही है। ठीक है, ऐसी होती है एक उपचय की क्रिया।
ठीक है। उपचय में क्या होता है कि जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, ठीक है, उन छोटे छोटे कणों से एक बड़ा कण बनता है। ठीक है। इन दोनों क्रियाओं को मिलाकर यानी कैटाबोलिक और एनाबोलिक, इन दोनों क्रियाओं को मिलाकर क्या कहते हैं? उपापचय क्रिया कहते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? उपापचय क्रिया बोलते हैं, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा मेटाबॉलिज्म का। ठीक है। यानी उपापचय का ये क्रिया किसमें चलती है? हमारी कोशिकाओं में ये क्रिया चलती है। ठीक है। यानी उपापचय की क्रिया में क्या होता है? बड़े कणों को छोटे कणों में तोड़ा जाता है। ठीक है। और उपचय में क्या होता है? छोटे कणों को जोड़कर एक बड़ा कण बनाया जाता है। जब अपन पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं आपको मोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ केवल। ठीक है। तो पाचन तंत्र का महत्व यह है कि इस पाचन तंत्र में कौन सी क्रिया होती है? अपचय क्रिया होती है, यानी भोजन के छोटे कणों को तोड़ा जाता है। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के बाद में, ठीक है, ये छोटे छोटे कणों में बदल गया। जैसे कार्बोहाइड्रेट किसमें टूट जाएगा? ग्लूकोज में, गैलेक्टोज में, ठीक है, लैक्टोज में। ठीक है। ये शर्करा ही तो है, ये शर्करा का बड़ा रूप है, बड़ा कण है। तो छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, ये बन जाएगा। ठीक है। प्रोटीन है, ठीक है, तो प्रोटीन किसमें टूट जाएगा? एमिनो अम्ल में टूट जाएगा। एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड आपने नाम सुना होगा। ठीक है। उसमें टूट जाएगा। ठीक है। ऐसे ही जो वसा होती है, ठीक है, वसा किसमें टूट जाएगी? वसीय अम्ल में टूट जाएगी। ठीक है। किसमें टूट जाएगी? वसीय अम्ल में। मतलब कार्बोहाइड्रेट टूट कर क्या बनाएगा? ग्लूकोज, गैलेक्टोज। मतलब बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है। बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। बहुत सारे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलकर क्या बनाते हैं? वसा बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पाचन शब्द आया है, तो पाचन शब्द के ऊपर मैंने आपको इतनी सारी चीजें मुझे बतानी पड़ गई, क्योंकि पाचन को समझाना बहुत आवश्यक है। अगर समझाऊंगा नहीं आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो क्या कह रहा है ये? व्यक्ति द्वारा साथ में रहकर आहार सेवन करने से उसका समय प्रकार से पाचन हो जाता है। ठीक है। तो क्या हुआ था? यहाँ पर पाचन हुआ, फिर पोषक तत्वों का अवशोषण हुआ। ठीक है। अवशोषण होकर कहाँ चले जाएंगे? ब्लड में चले जाएंगे, ब्लड से अलग अलग कोशिकाओं में चले जाएंगे। ठीक है। ये हो गया, ये तो हो गया मॉडर्न। अब आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद क्या कह रहा है? आहार का सेवन किया पाचन तंत्र के द्वारा, पाचन हुआ भोजन का। ठीक है। और भोजन का अवशोषण हुआ। ठीक है। तो अवशोषण होने के बाद में अवशोषण से क्या बना? रस धातु बना। क्या बना? रस धातु बना। फिर रस से रक्त बना, रक्त से मांस बना, मांस से मेद बना। ठीक है। फिर अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं क्रम से बनती है। ठीक है। रस से। ठीक है। जो अवशोषण हुआ है, ठीक है, जो अवशोषण, जिस तत्व का अवशोषण हुआ है उससे क्या बनता है? रस धातु। प्रथम रस धातु बनेगा, रस धातु के बाद में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इस प्रकार से कुल 7 धातुएं बनती है। ठीक है। तो क्या कह रहा है ये? पाचन होकर रस आदि धातुएं बनती है। ठीक है। और साथ में क्या बनता है? मल भी तो बनेगा भाई। भाई ये आहार है। ठीक है। आहार का पाचन हुआ। ठीक है। तो पाचन के बाद में बाई प्रोडक्ट के रूप में मल तो बनेगा ना। ठीक है। मल तो बनेगा ही बनेगा भाई, मल तो बनेगा ही ना। तो पुरुष आदि मल का निर्माण होता है। ठीक है। ये रक्त धातुएं क्या करती है? शरीर का पोषण करती है। ठीक है। इससे शरीर को, मतलब ये क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं, इनसे शरीर को पोषण मिलता है। जबकि मलों को क्या किया जाता है? शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। इनका उत्सर्जन, जैसे पसीना है, ठीक है, मल है, मल यानी पुरुष, ठीक है, मूत्र है, ठीक है, जिससे क्या होता है? शरीर का व्यापार यानी शरीर का जो सिस्टम है वो चलता रहता है। यदि इन मलों को शरीर में रोक दिया जाए, अगर मूत्र को शरीर में रोक दिया जाए तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। मल को रोक दिया जाए तो भी परेशानी खड़ी हो जाएगी। अपान वायु को रोक दिया जाए तो भी परेशानी खड़ी हो जाएगी। ठीक है। तो
ठीक है, तो ये क्या करते हैं, तो इन मलों को अगर शरीर में रोक दिया जाए तो क्या होगा, शरीर में व्याधियां उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन समझना बहुत जरूरी था इसको। ठीक है, आगे लिखते हैं, आचार्य आगे लिखते हैं कि 13 प्रकार के ऐधान्य रोग होते हैं। ठीक है, देखो समझने के लिए, अगर आपको कोई टॉपिक समझना है ना, तो उस टॉपिक को समझने के लिए आपको जीरो से पढ़ना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप जीरो से नहीं पढ़ोगे तो आपके कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं भाई नोट्स ले आओ, ठीक है, और उनको पढ़ लो और बस रट लिया। आयुर्वेद रटने से नहीं चलेगा, कितनी सारी चीजें रटोगे, कितना रटोगे बताओ। जब तक अब मैंने जो प्रक्रिया समझाई, जिस जिस बच्चे को वो प्रक्रिया समझ में आ गई, वो उसे रटने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं समझाने पर ज्यादा ध्यान इसलिए देता हूँ, मैं रटाने पर ध्यान नहीं देता हूँ। रटने से कुछ नहीं होता, रटने से वो चीजें आपको एक दो दिन ही याद रहेगी, लेकिन समझने वाली जो चीज है वो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है, इसलिए रट्टेबाजी से दूर हो जाओ और समझने वाली चीज पर ध्यान दो। ठीक है, हर चीज समझने की, अगर चीज को समझोगे, किसी टॉपिक को समझोगे तो वो अच्छे से समझ में आएगा। जो लोग सेकेंड ईयर की, फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको एक अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है, और जो लिखित परीक्षा यानी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं उनको एक अलग तरीके से समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि लिखित परीक्षा में तो क्या होगा, क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। ठीक है, और कंपटीशन एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन आएगा, उसमें 4 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो उन 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो कंपटीशन एग्जाम के लिए एक एक चीज को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आ जाए कोई भरोसा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन किस टॉपिक से, किस लाइन से उत्तर आ जाए कोई भरोसा नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप किसी भी चीज को एक लाइन को भी नहीं छोड़ सकते। अगर मान लो आपने एक लाइन भी छोड़ दी और उससे लग रहा है कि आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो फिर भारी पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में एक एक क्वेश्चनों का बहुत मायना होता है। ठीक है, तो 13 प्रकार के ऐधान्य रोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मूत्र, पुरुष यानी जो मल है वो होता है, रेतस यानी शुक्र, वायु यानी अपान वायु। ठीक है, जो हम गुदा मार्ग से जो गैस छोड़ते हैं, ठीक है, उसे अपान वायु कहते हैं। गोमन, शब्द यानी छींक, उद्गार यानी डकार, जृंभा यानी जम्भाई, क्षुत यानी भूख, पिपासा यानी प्यास, बाष्प यानी आंसू, निंद्रा, और परिश्रम से उत्पन्न निश्वास। ये सबसे बड़ी सबसे थोड़ा सा ट्रिकी चीज है, परिश्रम से उत्पन्न निश्वास। इसका मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जब अपन एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के बाद हमारी जो सांस लेने की तो गति है वो बहुत बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। ठीक है, तो उसी सांस को कह रहा है निश्वास का मतलब होता है इंस्पिरेशन। ठीक है, निश्वास का मतलब होता है निश्वास। ठीक है, इसका मतलब होता है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन यानी सांस लेना। एक होता है उच्छ्वास यानी एक्सपायरेशन यानी सांस छोड़ना। एक तो होता है सांस लेना, एक होता है सांस छोड़ना, और इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन नहीं बोलते हैं इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर कुछ और बोलेंगे। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर बोलेंगे वेंटिलेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, वेंटिलेशन। ठीक है, ठीक है,
वायु अंदर ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी, मतलब वेंटिलेशन हो रहा है, ठीक, यानी संवातन। ठीक है, क्या है? संवातन। श्वसन तो अलग चीज है, श्वसन तो कोशिका में होता है, ठीक है। तो श्वसन आप पढ़ते हो ना, ये वाला जो श्वसन है यानी रेस्पायरेशन, ये जो रेस्पायरेशन है ना, ये रेस्पायरेशन तो कोशिका के अंदर होता है, ये अलग चीज है, ठीक है। सांस छोड़ना और सांस लेना, इसको वेंटिलेशन बोलते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है, पढ़ा होगा ना, मैंने बताया था 2-3 दिन पहले शिशु परिचर्या में बताया था कि बच्चों की रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है, ठीक है। तो बच्चों की जो, हालांकि उसको पढ़ते अपन रेस्पिरेटरी रेट ही है, ठीक है, यानी वेंटिलेशन को कई जगह रेस्पिरेटरी रेट ही पढ़ते, लेकिन इसका जो सही शब्द है ना, बहुत जगह रेस्पिरेशन भी लिखा हुआ है, बहुत जगह, ठीक है, कई बुकों में रेस्पिरेशन लिखा हुआ है, लेकिन अगर इन दोनों का सही अर्थ अगर देखा जाए, अगर इन दोनों का सही अर्थ अगर देखा जाए तो वेंटिलेशन ही बोलते हैं। रेस्पिरेशन तो कोशिका के अंदर होता है, ठीक है, ये कोशिका है, इस कोशिका में ऑक्सीजन जाएगा और CO2 बाहर निकलेगा, ठीक है। हम इंसान हैं, ठीक है, हम इंसान हैं, हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और CO2 बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन हमारे मुख के द्वारा हमारे फेफड़ों में जाएगी, फेफड़ों से रक्त में जाएगी, रक्त से हमारी कोशिकाओं में जाएगी, ठीक है। किसमें चली गई? कोशिका में, ठीक है, ये कोशिका है, ठीक है, कोशिकाओं में चली गई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का उपयोग हुआ, CO2 बना, ठीक है। फिर CO2 रक्त में छोड़ दी जाएगी और रक्त से वो फेफड़ों में जाएगी और फेफड़ों से मुख के द्वारा वातावरण में छोड़ दी जाएगी, ठीक है। ये होता है सिस्टम, ठीक है। तो हम हमारे लिए नहीं, हमारी कोशिकाओं के लिए ऑक्सीजन को लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, ठीक है। तो परिश्रम कर लेने के बाद में जो हम सांस को जल्दी जल्दी जो सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको अगर रोक देंगे, ठीक है, तो वो भी एक अधारणीय वेग कहलाता है, ठीक है। ये होता है सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं मूत्र की, मूत्र वेग, ठीक है। अगर मूत्र वेग को रोक देंगे, ठीक है, होता है ना कई बार आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, आपको बहुत तेज टॉयलेट लग रहा है लेकिन आप जा नहीं पाते हो, तो थोड़ी बहुत देर से तो कुछ नहीं होता है, 1-2 घंटे 4 घंटे से कुछ नहीं होता है, लेकिन मान लो आप 1 दिन तक या 2 दिन तक टॉयलेट को रोके रखते हो, 12 घंटे 20 घंटे तक आप टॉयलेट को रोके रखते हो, ठीक, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ठीक है, तब स्थिति उत्पन्न होती है ये वाली, ठीक है। तो लिखा है मूत्र को वेग को रोकने से निम्नलिखित व्याधियां होती है, ठीक है। क्या क्या व्याधियां होती है? सबसे पहले है मूत्र, ठीक है। अब देखो, अगर मूत्र के वेग को रोका, ठीक है, तो क्या होता है कि सिस्टम क्या होता है कि हमारे जो किडनी होती है, हमारे जो ब्रक होते हैं, जो गुर्दे होते हैं, उन गुर्दों से जो मूत्र है वो बनता है और कहाँ आता है? मूत्राशय में आता है। मूत्राशय बोल दो या वस्ती बोल दो, ठीक है, किसमें आता है? मूत्राशय या वस्ती में आता है, ठीक है। और मूत्र मार्ग के द्वारा वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब मान लो अपन ने ये मूत्र यहाँ पर रोक लिया, ठीक है, तो क्या होगा? वृक्क तो मूत्र बनाना बंद थोड़ी कर देगी, वृक्क तो मूत्र बनाती रहेगी, ठीक है, लेकिन वो जो मूत्र है उसका संचय कहाँ होता रहेगा? मूत्राशय में होता रहेगा। कहाँ होता रहेगा? मूत्राशय में होता रहेगा, ठीक है। तो जो मूत्राशय है, ठीक है, तो धीरे धीरे उसमें तनाव होगा, ठीक है, तो वो धीरे धीरे उसका साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे उसका साइज बढ़ता जाएगा, तो तनाव होगा, ठीक है,
पेशियों में, फिर पेशियों का तो बना होता है, ठीक है, मसल्स का बना होता है, ठीक है, उन पेशियों में तनाव होगा और तनाव होने से क्या होगा, दर्द होगा। और दर्द कहाँ होगा, दर्द होएगा वस्ती प्रदेश में, इधर की साइड जिधर हमारी किडनी होती है, ठीक है, जिधर मतलब नाभि से नीचे दर्द होता है, ठीक है, हमारी किडनी की साइड भी दर्द होएगा, ठीक है, और नाभि से नीचे भी दर्द होता है, ठीक है। तो वस्ती में दर्द होएगा और लिंग में स्थूल होगा, ठीक है, सबको पता है ये बात, ठीक है। फिर मूत्र क्रच, ठीक है, मूत्र क्रच यानी मूत्र का अवरोध तो कर रहे हैं, तो ये तो होगा ही होगा, ठीक है। तो मूत्र क्रच यानी मूत्र रुक रुक कराएगा, ठीक है। फिर अगला क्या है, विनाम। विनाम यानी वेदना के समय शरीर घुट जाता है। आपने देखा होगा जिनके पथरी का दर्द होता है ना साइड में, जिनके पथरी का दर्द होता है साइड में, वो क्या करते हैं कि दर्द के मारे अपने घुटनों को सिर पे लगा लेते हैं, मतलब गलाट पे लग जाते हैं उनके घुटने, मतलब वो पैरों को टुकोड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसी को ही बोला है यहाँ पे, वेदना के समय शरीर घुट जाता है, ठीक है। फिर सिर में वेदना भी होगी, सिर दर्द भी होगा तनाव की वजह से, ठीक है। फिर दक्षिण प्रदेश में अनाह होएगा, ठीक है, क्या होएगा, अनाह, ठीक है, क्या होएगा, अनाह। अनाह का मतलब होता है कब्ज या मल का रुक जाना, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, मूत्र के वेग को रोकने से वस्ती और लिंग में दर्द होएगा, मूत्र क्रच होएगा, सिर में वेदना होगी, यानी वेदना के समय शरीर डूब जाता है। और दक्षिण प्रदेश में अनाह। अनाह का मतलब होता है मल, मल या मल का रुक जाना, मल का रुक जाना, या इसे कब्ज भी कहते हैं, ठीक है। एक शब्द आता है आटो, नाम सुना होगा आपने, ये 3 शब्द एक साथ आते हैं, अनाह, आटो और आदमान, ये तीनों शब्द एक साथ आते हैं। अनाह का मतलब होता है मल का रुक जाना यानी कब्ज, आटो का मतलब होता है पेट में गुड़ गुड़ की आवाज आना, और आदमान का मतलब होता है पेट फूलना यानी गैस, ठीक है। तो ये तीनों शब्द एक साथ आते हैं, अनाह, आटो और आदमान, ठीक है। और इनमें काफी कंफ्यूजन भी होता है, ठीक है। पुरुष यानी हम मल के वेग को रोक देंगे अब, ठीक है। तो मल के वेग को रोकने से क्या होता है, सिर दर्द होएगा सबसे पहले तो, ठीक है। अब सिर में दर्द क्यों होएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, हमारे सिर में दर्द क्यों होता है, ठीक है। देखो बताते हैं। नंबर 2, पुरुष या मल, ठीक है। क्या होता है कि हमारा जो मल होता है ना, इस मल के द्वारा अमोनिया गैस जो होती है, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस भी इस मल के द्वारा बाहर निकलती है, ठीक है। हमारा जो पुरुष यानी हमारा जो मल होता है, इसके द्वारा जो अमोनिया गैस होती है वो भी बाहर निकलती है। जब हम मल को रोक देते हैं या हमारे जब कब्जी हो जाती है, ठीक है, ठीक है, अब ये किन में होता है वो बता दूंगा मैं, ठीक है। तो जब मल को रोक दिया जाता है, ठीक है, जब हम मल त्याग नहीं कर पाते हैं 2-3 दिन तक, तो ये जो अमोनिया गैस है ना, ये अमोनिया गैस क्या करेगी, रक्त के द्वारा कहाँ चली जाएगी, हमारे मस्तिष्क में चली जाएगी, हमारे ब्रेन में चली जाएगी, ठीक है, हमारे ब्रेन में चली जाती है, ठीक है। ब्रेन में चली जाने से क्या होता है, व्यक्ति में क्या हो जाता है, चक्कर से आने लगते हैं उसको, बेहोशी महसूस होती है उसको, ठीक है। और एक ऐसी कंडीशन भी आती है, अगर ज्यादा टाइम तक अगर मल रुक जाए, नॉर्मल ये कंडीशन हॉस्पिटलों में आती है, ठीक है। तो ज्यादा टाइम तक अगर मल रुक जाए तो व्यक्ति इस अमोनिया गैस की वजह से कोमा में भी जा सकता है, ठीक है। यानी उसको चक्कर आएंगे शुरुआत में, ठीक है, ऐसा मतलब उसकी याददाश्त का असर पड़ जाएगा, तो लोगों को भूलने लग जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो चक्कर आएंगे, याददाश्त को भूल जाएगा, ठीक है, उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है।
और अंत में उसे क्या होगा, कोमा हो जाएगा, मतलब उसका जो मस्तिष्क वो काम करना ही बंद कर देगा। ठीक, ये इस अमोनिया गैस की वजह से इतना असर पड़ता है। अगर हम मल त्याग नहीं करते हैं उसका इतना असर पड़ता है। तो ये जो कंडीशन है ये नॉर्मली हॉस्पिटलों में पैदा होती है। ठीक है, हॉस्पिटलों में इसलिए पैदा होती है क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पेशेंट जो होता है वो मल त्याग नहीं कर पाता है किसी कारण से। ठीक है, तो उनको क्या है कि इलेक्ट्रोलोज देते हैं। ठीक है, इस तरह की जो विरेचक औषधियां हैं वो देते हैं ताकि वो लगातार अपना मल त्याग करते रहें। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो जो ऑपरेशन वाले जो होते हैं, ठीक है, जिनका ऑपरेशन हुआ होता है, ठीक है, जो कोमा में पड़े रहते हैं जो, ठीक है, तो उनमें भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि मल इकट्ठा ना हो। ठीक है, मल निकलता रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मल अगर होता रहेगा शरीर में तो अमोनिया गैस की वजह से क्या होगा, वो डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, देखो क्या होता है, पुरुष के वेग को रोकने से पकवास्य और सिर में वेदना। ठीक है, पकवास्य यानी बड़ी आंत यानी पेट में दर्द होएगा, सिर में दर्द होएगा। ठीक है, अपान वायु और मल का मल रुक जाएगा। ठीक है, अपान वायु वाले गैस पास नहीं होगी। ठीक, और मल भी रुक जाएगी तो होगा ही होगा। ठीक है, जंघा की पिंडलियों में ऐठन होगी। ठीक, तो जंघा की पिंडलियों में क्या होगी, ऐठन होगी, और पेट माध्यम में पेट में गैस बन जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, पेट दर्द होएगा, सिर दर्द होएगा। ठीक है, अगर आप पकवास्य और सिर वेदनाओं को अलग अलग पॉइंटों में भी देखोगे ना, कि पकवास्य में वेदना की जगह आप ऐसे लिख दोगे उधर क्षेत्र में दर्द होता है। ठीक है, तो सामने वाला आपके नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, अपान वायु को ऐसे लिख दोगे, जैसे उसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, तो जैसे आप लिख दोगे पकवास्य की जगह आप लिख दो उधर क्षेत्र में वेदना, सिर में वेदना। ठीक है, अपान वायु का रुक जाना, मल का रुक जाना, 4 पॉइंट तो आपको यही हो गए। ठीक है, फिर पेट माध्यम यानी पेट में गैस बनना। ठीक है, फिर शुक्र के वेग को रोकने से क्या होता है सब। ठीक है, अगला है शुक्र। शुक्र शुक्र यानी रेखस। ठीक है, शुक्र के वेग को रोकने से क्या होएगा, शिश्न और वृषण में स्थूल होगा, दर्द होएगा वृषण में। ठीक है, अंग मर्द यानी अंगों में ऐठन होगी। ठीक है, हृदय में वेदना यानी क्या होएगा, छाती में दर्द होएगा, और मूत्र क्या है रुक रुक कर आएगा। ठीक है, ये 4 होते हैं इसके। ठीक है, ऐसे ही अपान वायु है, अपान वायु के वेग को अगर रोक देंगे तो क्या होगी, ना तो मल निकलेगा बाहर, ना मूत्र निकलेगा बाहर, और ना अपान वायु निकलेगी। ठीक है, तो तीनों की रुकावट आ जाएगी। पेट में क्या होगी, आत्मा में गैस बन जाएगी, पेट में दर्द होगा ना उधर पेट में गैस बन जाएगी, क्लम यानी मानसिक थकावट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, मानसिक थकावट इसलिए हो जाएगी क्योंकि मल रुक गया ना, इसमें लिख रहा है ना पुत्र पुरुष मूत्र और अपान वायु को रुकावट। ठीक है, यानी इसमें भी वही लक्षण उत्पन्न होंगे जो पुरुष के वेग को रोकने से उत्पन्न हुए। ठीक है, और उधर में क्या है, वातजन्य प्रकार उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, आज का जो डेमो लेक्चर है वो यही समाप्त होता है। कल अपन जो बाकी की जो अधारणीय वेग बचे हैं और धारणीय वेग बचे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा तो फिर आप लोगों को देखने में दिक्कत आएगी। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना इनका। मूत्र के वेग को रोकने से क्या होता है, पुरुष के वेग को रोकने से क्या होता है, शुक्र के वेग को रोकने से क्या होता है, और अपान वायु के वेग को रोकने से क्या होता है। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।